हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइज़र, खाद, ग्रेनरी जहाँ अनाज रखते हैं, फिर हार्वेस्टिंग आ जाएगा उसी में, फिर इरिगेशन है, खरीफ क्रॉप्स, मैनुअल प्लॉ, राबी क्रॉप्स, सीड्स, साइलो जिसमें बीज रखते हैं बहुत सारा बड़े स्तर पर, सोइंग, बीज को बोना ताकि नए फसल आ सकें, फिर स्टोरेज है जहाँ सारे फसल को होने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं सारे अनाज वगैरह, फिर वीडिसाइड्स, खरपतवार जिसको फिर खेत में उग जाता है बाय नेचर, फिर उसको हटाया जाता है, खैर, फिर विनोइंग है और ETC, ऐसे बहुत सारा है। आते हैं पहले पॉइंट पर। पहला क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, है ना। क्या है ये? देखो पहले पढ़ते हैं लिखा क्या है। द डिफरेंट स्टेप्स फॉलोड बाय फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स सच एज द preparing soil, sowing seeds, watering, adding manure and harvesting are called agricultural practice। यानी कि जो अलग अलग तरीके होते हैं, जिस तरीके में क्या क्या आता है, जैसे किया है ना, प्रिपेयरिंग सॉइल मतलब कि सॉइल को बनाना, पहले हल से या खेत से आजकल ट्रैक्टर से आजकल खेतों को ठीक करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करके ढीली करते हैं, है ना, मिट्टी तैयार करने का तरीका। फिर हो गया सोइंग, फिर अगर वो तैयार हो गया फिर उसमें बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद फिर पानी डालते हैं, उसके बाद फिर ये खाद कई बार बीज के पहले पड़ता है, कई बार उसके बाद पड़ता है, और हार्वेस्टिंग, एक बार फसल हो जाए तो उसको काट कर बना कर वापस अनाज और उसका भूसा अलग करके अलग अलग जगहों पर रखना। ये तमाम जो प्रोसेस होता है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब मिलके क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्या कहलाती हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है एनिमल हस्बेंड्री? क्या एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, है ना। ओके, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, देखो, द रियरिंग एंड केयर ऑफ एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गोट्स, शिप्स एंड पोल्ट्री फॉर मिल्क, मीट, एग्स एंड ऊल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि पशुपालन, है ना। देखो, हम लोग जब भी पशु पालते हैं उससे हम लोग कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर करते हैं, या उससे खेत जोतते हैं, या फिर उसके दूध के लिए रखते हैं, या फिर ऊन के लिए, या फिर अंडों के लिए, मांस के लिए। तो जितना भी पशुपालन होता है उन सब से कुछ न कुछ उम्मीद भी की जाती है कि हाँ, अगर हम कोई पशु पालते हैं, जैसे अगर बकरियाँ पालते हैं तो बकरियों से कई चीज़ें आती हैं। बकरियों से पहले तो दूध, इसके बाद कई बार बकरियों के बच्चे से, इनसे मांस भी आता है, शिप जो कि भेड़, जिनसे साफ तौर पे आप जानते होंगे ये ऊन आता है इससे। पोल्ट्री फॉर मिल्क, पोल्ट्री मिल्क और मीट के लिए। फिर पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पर अंडे होते हैं, मीट के लिए मुर्गियाँ रखी जाती हैं जहाँ पर, अच्छा, ऊल है। फिर इस प्रकार से हमको एनिमल से जो मिलता है, और उसके मिलने के लिए जो भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो हम लोग व्यवस्था करते हैं, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रॉप। क्या है क्रॉप? यानी कि फसल। क्या फसल क्या है? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी, है ना। एक ही तरह का प्लांट बहुत बड़े स्तर पर उगाया गया है इन अ फील्ड फॉर फूड और अदर यूजेस आर कॉल्ड क्रॉप्स। भोजन के लिए, खाने के लिए, या किसी और काम के लिए जो बड़े स्तर पर उगाया था उसे कहते हैं क्रॉप्स। जैसे धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, चना है, और अनाज एक से एक होता है, चाहे वो ईख की हो, धान, गेहूं, चना, कोई सब्जी हो, फल हो, जिसको बड़े स्तर पर उगाया जाए, जिसका इस्तेमाल फिर बाद में खुद के खाने के लिए, बेचने के लिए, बिजनेस के लिए, हज़ारों चीज़ों के लिए करते हैं, वो होता है क्रॉप्स, है ना। क्रॉप्स वही है। अब आते हैं फर्टिलाइजर। क्या है फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू सोइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड हेल्दियर। फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि मार्केट से खरीद कर पैकेट के पैकेट लाते हैं और खेतों में डालते हैं, ताकि उनसे मिट्टी की उर्वरकता, यानी कि उनका मिट्टी की शक्ति, किसी फसल को उगाने के लिए उसकी शक्ति को उसकी बढ़ाई जा सके, और उसकी जो फर्टिलिटी बढ़ती है, इससे प्लांट में अच्छे फसल होते हैं और उससे अच्छे अनाज मिलते हैं, बड़े बहुत अच्छे अनाज मिलते हैं। आजकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से बहुत सी सब्जियां, बहुत सारे फल जो नेचुरल भी होते हैं, लेकिन नेचुरल होने में और फर्टिलाइज़र डालने में एक फ़र्क ये है कि नेचुरली थोड़ा स्लो, थोड़ा कम, है ना, लेकिन फर्टिलाइज़र से इसकी मात्रा बहुतायत में होती है, इसलिए लोग इसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं ग्रीनरीज। क्या होता है? एक बार खेती हो गई, फसल तैयार हो गया, फसल तैयार होने के बाद जो अनाज होता है,
उसको रखना भी आता है। द ग्रेनरी आर स्टोर हाउसेस वेयर ग्रेन्स लाइक व्हीट राइस आर स्टोर्ड सेफली। ये जो आप देख रहे होंगे, ये किसान लोग छोटे स्तर पर बना बना के रखते हैं ताकि इनके अंदर बहुत से अनाज रखा सके, जिसको पानी से हवा से बचा कर रख सकते हैं। इसमें कभी भी बारिश होती है तो बारिश साइड साइड से नीचे गिर जाएगी, लेकिन अनाज को कुछ होता नहीं है। इसको कहते हैं क्या, हमारा ग्रेनरीज। अब आते हैं हार्वेस्टिंग। क्या है हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ कटिंग, यानी कि एक बार फसल तैयार हो गई तो एक बार तैयार होने के बाद उसको काटना भी है। कटिंग एंड कलेक्टिंग द फुल्ली ग्रोन क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एक बार फसल हो गई, फसल होने के बाद जब वो रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसको काट कर घर लाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, है ना। आमतौर पे किसी भी फसल को 2 महीने या 3 महीने, कई कुछ फसल ऐसे होते हैं जो उससे अधिक भी वक्त लेते हैं। इतने वक्त के बाद उसको ग्रोन अप होने के बाद उसको फिर हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर घर लाया जाता है। घर लाकर फिर उसको और भी प्रोसेस होते हैं जो आगे पढ़ाने वाले हैं। अब आते हैं इरिगेशन। क्या है इरिगेशन? पानी देना, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि पानी देना किसी प्लांट को समय समय पर उसके बेहतरी ग्रोथ के लिए, बेहतर ग्रोथ के लिए, बेहतर बढ़त के लिए, उसे कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन होती है तो प्लांट्स सूखते नहीं, और बहुत ज़रूरी है इरिगेशन, समय समय पानी देना। अब आते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप 2 टाइप के होते हैं, खरीफ, एक खरीफ पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे रबी। क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन, ख्याल रहे रेनी सीजन, फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से लेके अक्टूबर तक जो होता है उसे कहते हैं क्या, खरीफ क्रॉप्स, है ना। इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स सच एज द राइस एंड मेज। तो राइस और मेज आमतौर पर होते हैं कब? जून से अक्टूबर के बीच में, यानी कि बारिश के मौसम में, उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब आते हैं, एक है मैन्योर। मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्टेज विच इज एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा फर्टिलाइज़र, बस वो भी है और ये भी है, बस वो आर्टिफिशियल मैन मेड फैक्ट्री में बनती है, और ये है मैन्योर नेचुरल बनता है। इसे बना करके आमतौर पे खेतों में डाला जाता है। बनता कैसे है? ये डिकम्पोज, सड़ा गला हुआ चीज़, क्या, प्लांट्स और एनिमल्स वेस्टेज, उनके मलमूत्र या फिर हर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सड़ गल सकते हैं, सब्जियों के, फलों के छिलके, किचन से निकलने वाला मोस्ट ऑफ द कचरा ऑर्गेनिक ही होता है, वो सब एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको एक वक्त के बाद जब सड़ गल जाता है तो खेतों में डाल दिया जाता है। इससे भी मिट्टी की उर्वरकता, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और इससे भी फायदा होता है। यही मैन्योर है जो कि नेचुरल प्रोसेस है। अब आते हैं प्लॉ, यानी कि हल, है ना। इसी से मिट्टी ढीली की जाती है। सबसे पहला काम यही होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में शुरू होने के लिए। द प्लॉ इज फार्मिंग टूल यूज टू लूजिंग एंड टर्निंग सॉइल बिफोर सोइंग सीड। बीज बोने के लिए पहले, सबसे पहले इसी से काम किया जाता है। इसका यूज़ करके पहले बीज मिट्टी को तैयार किया जाता है, ऊपर नीचे करके उसको ढीली की जाती है ताकि मिट्टी एक बार प्रिपेयर हो जाए, ढीली हो जाए, क्योंकि ढीली मिट्टी होती है तो नीचे ऊपर हल्का सा हो जाते हैं तो उसमें फसल अच्छी होती है। ये हो गया मेरा हल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग हल, है ना, हल। और ये है प्लो इंग्लिश में। अब आते हैं रबी क्रॉप्स। अभी आपने पढ़ा खरीफ, तो क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, वो वाला था खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन में ये है विंटर सीजन में, इसे कहते हैं रबी क्रॉप्स सच एज क्या, वीट, ग्राम, ऐसे फसल जो आमतौर पे ठंडियों में होते हैं उसे कहते हैं रबी क्रॉप्स। आते हैं सीड्स, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। हमारे घर में बहुत सारा होता है, चना, गेहूँ, मटर, राइस, मतलब कि चावल। सीड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो। इसी से तो नए प्लांट होते हैं। गेहूँ उगाने के लिए गेहूँ के बीज, धान उगाने के लिए धान के बीज, चना उगाने के लिए चना के बीज, ऐसे तमाम तरह के बीज फेंके जाते हैं, बोए जाते हैं खेतों में, तब जाकर फसल उगता है। तो यही है सीड। सीड का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आम, हम जब कभी आम खाते हैं तो आम के लास्ट में बीच में जो बचता है वो है सीड। उसी को कहीं फेंक दो या लगा दो तो कुछ समय बाद वहाँ से एक आम का पेड़ आ जाता है, पौधा आ जाता है। इस प्रकार से हर फसल का अपना एक बीज होता है, इस बीज को डाल करके उस फसल को उगाया जाता है। अब आते हैं साइलो क्या है। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा ग्रेनरीज, है ना, फसल को रखने का तरीका, बस ये थोड़े और बड़े स्तर पे हो गया। अ साइलो इज टॉल स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। बड़े स्तर पर ज़्यादा क्विंटल, कई हजार किलो इनको स्टोर करने के लिए इस प्रकार से साइलो का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ये साइलो उसको बिल्कुल सेफ रखता है।
कई दिनों तक बिल्कुल सेफ, बिल्कुल कीड़े मकोड़े नहीं लग सकते, पानी उसमें जा नहीं सकता, हवा से बचाव होता है। तो कुल मिला के ये काफ़ी कारगर होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा साइलो। अब आते हैं सोइंग, यानी कि बीज बोना। भाई मिट्टी तैयार हो गई, बीज बोना होता है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड सोइंग, यानी कि बीज डालने की पूरी प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं क्या, सोइंग, है ना। मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया बोलते हैं सोइंग। एक और है स्टोरेज, ये क्या है, द कीपिंग ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन सेफ प्लेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड इज कॉल्ड स्टोरेज, है ना। एक बार फसल तैयार हो गई, घर पे आ गई, उसको ना बोरे में, डब्बे में भर के हम लोग रख देते हैं। आमतौर पे स्टोरेज ग्रेनरी और साइलो का छोटा वाला पार्ट है, जहाँ पर घरों में, स्टोर रूम में, गोदामों में बोरे के बोरे में भर कर रखा जाता है, जब तक वो बिक ना जाए या फिर इस्तेमाल ना हो जाए, उसे कहते हैं हमारा स्टोरेज। जहाँ पर अच्छा, वहाँ बिल्कुल सेफली रखा जाता है, ताकि वहाँ पानी न लग जाए, कीड़े मकोड़े न लग जाएँ। कई बार चूहे परेशान करते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है। कीड़े मकोड़े ना लगें, उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है, उसे कहते हैं हमारा स्टोरेज। एक है थ्रेसिंग, क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। एक बार हार्वेस्ट हो गया, पूरी की पूरी फसल घर पे आ गई, उसमें से अनाज और उसमें लगे हुए डंठल, उसके पौधों के सूखे हुए टुकड़े, उनको अलग करने की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, ख्याल रहे, ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, थ्रेसिंग। इसके लिए पहले मशीनें तो नहीं थी, अब मशीनें भी आ गई हैं। बस इधर से एक तरफ से डालो और एक तरफ से भूसा और नीचे से अनाज बिल्कुल अलग होकर निकल जाता है। पहले क्या था, पहले लोग खुद ही पीटते थे या फिर बैल की मदद से अपना का थ्रेशिंग करते थे और फसल को और अनाज को बिल्कुल अलग अलग करते थे, बहुत वक्त लगता था। अब ये मशीनें आ गई हैं, मशीनें चलती हैं डीजल से, बिजली से चलती हैं, तो जो काम कई दिन का होता था वो कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है, निपट जाता है। आते हैं वीड्स, बहुत ज़रूरी चीज़, ये खरपतवार। खेतों में जब हम लोग क्रॉप्स बोते हैं, फसल बोते हैं, तो क्रॉप्स के साथ, फसल के साथ साथ ना कई ऐसे प्लांट्स, घास उग जाते हैं जिनकी ज़रूरत, जिनकी आवश्यकता नहीं होती, जो बेवजह प्लांट्स का न्यूट्रिशन, प्लांट का न्यूट्रिएंट, प्लांट का हिस्से का पानी और धूप ले लेते हैं, और प्लांट को कहीं ना कहीं से तकलीफ होती है, तो इसे कहते हैं वीड्स। अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। क्रॉप के साथ साथ ऐसे अनचाहे पौधे जो उग जा रहे हैं उन्हें कहते हैं वीड्स। इन्हीं को हटाया जाता है बाद में वीडिसाइड से। पेस्टिसाइड क्या है, ये जरा देख लीजिए, है ना। द केमिकल विच इज अलाउ यूज टू किल इंसेक्ट एंड पेस्ट दैट हार्म्स क्रॉप इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। यानी कि एक बार फसल जो लग गई, तो फसल के लगने और कटने के बीच में एक 3 महीना 4 महीने का वक्त होता है। इस दौरान कई बार अक्सर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, प्लांट को, पत्तियों को, फसल को बर्बाद करते हैं। ऐसे में पेस्टिसाइड का यूज़ करके उसको क्लीन किया जाता, ताकि वो जर्म्स, वो कीड़े मकोड़े फसल को बर्बाद न कर दें। वरना समस्या ये होगी कि हम तो लगाएंगे लेकिन तैयार होगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, जर्म्स लग कर पेड़ को ख़राब कर देंगे, मार सकते हैं, और फसल हमारी बर्बाद हो सकती है। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, विनोइंग। क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स यूजिंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग, है ना। जिसमें ये काम भी अब करीब करीब मशीन से होने लगा है। हालांकि पहले गाँव में और आज भी जहाँ पर छोटे स्तर पर किया जाता है, वहाँ मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, है ना। तेज़ हवा चलती है अगर नेचुरली, तो नहीं तो बड़ा सा पंखा लगाया जाता है जिसके ज़रिए तेज़ हवा चलाई जाती है। फिर ऊपर से, थोड़े ऊपर से इस तरह के अनाज को गिराया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो भारी अनाज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं यहाँ पर, है ना, और जो सूखे डंठल, भूसे, खरपतवार, घास, वो थोड़ा सा दूर आके गिरते हैं, चूँकि हवा चल रही होती है। तो इस प्रकार को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, जिसमें से कि अनाज और उसमें मिले हुए खरपतवार, घास फूस को अलग किया जाता है। इस प्रकार से हो गया विनोइंग। बस ये रहा लास्ट। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।